जूनो 8 साल का था, पर हिम्मत उसकी किसी बड़े से कम नहीं थी। वो अपने गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे अक्सर खेलता था। दिन में नदी बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन रात को सब उसे अंधेरी नदी कहते थे, क्योंकि जैसे ही सूरज डूबता उसके ऊपर हल्का सा काला धुंध छा जाता था। गांव वालों का मानना था कि उस नदी में कोई पुराना रहस्य छुपा है, इसीलिए रात को कोई उसके पास नहीं जाता था। जूनो हमेशा सोचता, नदी तो दिन में बिल्कुल नॉर्मल है, रात में अचानक डरावनी कैसे हो जाती है। एक दिन दोपहर को जूनो नदी के किनारे बैठा कंकड़ फेंक रहा था। जूनो, सुना है ना, अंधेरी नदी में कोई भूत रहता है। तू हर चीज में भूत देखता है, जरूर कोई वजह होगी। भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी उन्हें पीछे से एक खांसी की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो गांव के सबसे बूढ़े बाबा गोपाल बाबा खड़े थे। गोपाल बाबा धीरे धीरे चलते हुए पास आए। जूनो, तुम फिर नदी के किनारे बैठे हो? हाँ बाबा, मुझे जानना है कि अंधेरी नदी रात को ऐसी क्यों हो जाती है, सब डरते क्यों हैं? गोपाल बाबा ने गहरी सांस ली, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। बेटा, ये कोई साधारण नदी नहीं है। सालों पहले यहाँ एक बड़ा बांध बन रहा था। ठेकेदार चाहता था कि वो पूरे पानी पर कंट्रोल कर लें, लेकिन नदी ने उसे चेतावनी दी थी। नदी चेतावनी देती है? सीधे नहीं, इशारों में। काले बादल घिरे, कई दिन बारिश हुई और रातों में नदी पर काला धुंध फैलने लगा। ठेकेदार ने काम बंद किया और कह गया, जब तक कोई इस नदी की इज्जत नहीं करेगा ये धुंध नहीं हटेगी। मतलब नदी नाराज है? हाँ। लोग उसे गंदा करते रहे, कूड़ा फेंकते रहे। सच जानना है तो नदी का दिल ढूंढना होगा। नदी का दिल? पहाड़ों के बीच जहाँ नदी शुरू होती है एक छोटा सा झरना है। मैं जाऊंगा बाबा, हम नदी को मना सकते हैं। और मैं भी, बस रास्ते याद ना बेटा, नदी से वादा तोड़ना मत। अगले दिन सुबह सुबह जूनो ने अपना छोटा सा बैग तैयार किया। उसमें थोड़ा खाना, पानी, एक पुरानी छोटी सी डायरी और पेंसिल रखी। मितू, चलना है? मैं तो तैयार हूँ, बस रास्ते में मुझे 2 मुट्ठी चने मिल जाएं। दोनों नदी के साथ साथ चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, गांव के घर कम होते गए और पेड़ ज्यादा। हवा ठंडी होने लगी, पक्षियों की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया। बाएं वाला रास्ता थोड़ा आसान लग रहा था, चौड़ा और सीधा। दायां रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, पत्थरों से भरा और सोंकरा था। चलो बाएं चलते हैं, ये आरामदायक लग रहा है। ठीक है मिथु, चलो। हाँ, ये रास्ता अच्छा है, मजा आ रहा है। देखो तो, इस तख्ते पर कुछ लिखा है। हाँ, जरूर कोई रहस्य होगा। चलो और आगे देखते हैं। मैं ऊपर से देखता हूँ। हाँ, चलो मिलकर रहस्य सुलझाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। पेड़ इतने पास पास थे कि सूरज की रोशनी कम दिख रही थी। जूनो को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने गोपाल बाबा की बात याद की, डर के आगे ही रास्ता है। लगता है हम सही दिशा में हैं। अचानक कहीं से हल्की सी सिसकियों की आवाज आई, जैसे कोई रो रहा हो। पास जाकर देखा तो एक छोटी सी हिरनी कांटों में फंसी हुई थी। उसके पैर में गहरा घाव हो गया था। हिरनी ने डरी हुई आंखों से जूनो की तरफ देखा।
जैसे कह रही हो, मदद करो। जूनो ने बिना कुछ सोचे कांटों को हटाना शुरू कर दिया। उसके हाथ में छोटे छोटे घाव होने लगे। लेकिन वह रुका नहीं। मिथु भी चोंच से नुकीली टहनियां हटाने लगा। कुछ देर बाद हिरनी आजाद हो गई, लेकिन उसके पैर से खून बह रहा था। जूनो ने अपना रुमाल निकाला, उसे मोड़ा और हिरनी के पैर पर बांध दिया। ये ले, इससे खून रुक जाएगा। तुम अब धीरे धीरे चलना। हिरनी ने उसकी तरफ कृतज्ञता से देखा, फिर धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई। तू पागल है क्या? हम तो नदी के दिल को ढूंढने निकले हैं। तू हर किसी को बचाने में लगा है। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से तेज धूप चमकी। सामने एक खुला सा छोटा मैदान था और उसके बीचों बीच पत्थरों से घिरा एक छोटा सा झरना। जूनो, ये होगा नदी का दिल। झरने के पास पहुंचकर जूनो ने देखा कि आसपास थोड़ी सी गंदगी पड़ी है। प्लास्टिक की थैलियां, चिप्स के खाली पैकेट, टूटी बोतलें। शायद कभी कोई यहाँ तक आया था और ये सब छोड़ गया था। लोग हर जगह कूड़ा क्यों फेंकते हैं? ये जगह तो कितनी पवित्र है। तभी उसे अपने बैग में रखी डायरी याद आई। उसने एक पन्ना फाड़ा, उस पर पेंसिल से लिखा, हम वादा करते हैं कि अब कभी नदी को गंदा नहीं करेंगे। और जो भी कर सकेगा उसे साफ करेंगे। उसने वो पन्ना मोड़ा, पत्थर से दबाकर रख दिया। हम माफी चाहते हैं, हम तुम्हें साफ रखेंगे। हवा ठंडी हो गई। वापसी में रास्ता आसान लग रहा था। गांव पहुंचकर नदी के पास गए। सूरज डूबा तो धुंध बहुत हल्का था। गया था ऊपर। कूड़ा हटाया, वादा किया, हिरनी बचाई। यही असली इम्तिहान था। अब गांव वाले भी सीख जाएं तो धुंध गायब हो जाएगी। कुछ हफ्तों बाद लोग नदी साफ रखने लगे। एक शाम धुंध पूरी तरह गायब हो गई। कुछ हफ्तों बाद लोग नदी साफ रखने लगे। एक शाम धुंध पूरी तरह गायब हो गई, जैसे नदी ने धन्यवाद कहा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक दबाओ ताकि हम और अच्छी कहानियाँ बना सकें।